तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। आज मैं आप सभी को बिहार बोर्ड कक्षा 12वीं का राजनीतिक विज्ञान का प्रथम अध्याय, प्यारे बच्चों, राजनीतिक विज्ञान का प्रथम अध्याय मैं आप सभी को अच्छे से समझा दिया, जिसका शीर्षक है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। ठीक है, तो समझाने का जो कार्य था वह कार्य आपका समाप्त हो चुका है। इसलिए आज मैं आप सभी को लघु प्रश्न उत्तर कराने के लिए जा रहा हूं। लघु प्रश्न उत्तर का पीडीएफ मैंने आप सभी को दे दिया है, जो बच्चे पेड कोर्स में ज्वाइन किए हुए हैं। MBBI BBI क्वेश्चन भी आप सभी को बता चुका हूं। ठीक है, जो बच्चे अभी तक हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन नहीं कर रखे हैं वे अवश्य रूप से ज्वाइन कर लीजिए। पूरे साल भर का मात्र आपको 1500 रुपये लगेंगे, जिसमें आपके सभी विषय यानी कि 5 विषय पढ़ाए जाएंगे। अभी से लेकर के एग्ज़ाम तक मात्र आपको 1500 ही शुल्क आपको लगेंगे, जिसमें चैप्टर वाइज पढ़ाए जाएंगे, चैप्टर वाइज नोट्स दिए जाएंगे। अक्टूबर में कोर्स को समाप्त करके निःशुल्क गैस क्वेश्चन देकर के रिवीजन भी कराया जाएगा। उस समय गैस क्वेश्चन आपका चार्जेबल आपको रहता है, जबकि आपको फ्री में दिया जाएगा। तो यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 7061 50 45 52। ठीक है, 45 52। आपको इस नंबर पे कॉल करना है, 70 61 50 45 52। कॉल करके आप अत्यधिक जानकारी ले सकते हैं कि आपको किस प्रकार पेड कोर्स में ज्वाइन करना है। ठीक है, अब हम आते हैं लघु प्रश्न उत्तर का पहला प्रश्न। आपका जो पहला प्रश्न निकल करके आ रहा है वह प्रश्न है, स्वतंत्रता के बाद राष्ट्र के समक्ष कौन से बड़ी चुनौतियां थी। मैंने प्यारे बच्चों आपको इस पॉइंट को काफ़ी अच्छे से समझाया था। 3 चुनौतियां जो पॉइंट लेक्चर मैंने लिया था उसके अंतर्गत का यह क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें आपको कहा जा रहा है कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो आज़ादी के बाद कौन कौन सा बड़ा चुनौती था। तो मैंने बताया आज़ादी के बाद यूँ तो बहुत चुनौती था, चुनौती कहिए समस्या कहिए, बात आपका बराबर है। ठीक है, जिसमें मैंने बहुत सारे समस्या बताया था, लेकिन उन समस्याओं में से देखा जाए तो 3 समस्या सबसे बड़ा समस्या था। ठीक है, उसी 3 समस्या को आपको जवाब देना है। उस 3 समस्या को मैंने काफ़ी अच्छे से आप सभी को समझाया भी था। ठीक है, तो उत्तर आपको कुछ इस प्रकार से देना है। स्वतंत्रता के बाद राष्ट्र के समक्ष मुख्य रूप से 3 चुनौतियां थी, जो कि निम्नलिखित है। ठीक है, सबसे पहला चुनौती क्या है तो प्यारे बच्चों, राष्ट्रीय एकता बनाए रखने की चुनौती। मैंने आपको कहा था जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो आज़ादी के साथ साथ विभाजन भी देखना पड़ा था। विभाजन चूँकि धर्म के आधार पर हुआ था, धर्म के आधार पर पाकिस्तान देश बना था, शेष प्रांत को भारत बनाया गया। उस भारत देश में उस अभी भी विविधता है, कोई पंजाबी है, कोई बंगाली है, कोई मराठी है, तो कोई तमिल है। ठीक है, तो इन सभी को एकता के सूत्र में जोड़े रखना ये एक अपने आप में चुनौती था। अनेक तरह का भाषा बोला जाता है, अनेक वेशभूषा है, अनेक संस्कृति है, कुल मिला करके कहिए तो भारत देश में विविधता ही विविधता है। इस विविधता को एकता बनाए रखने की जो चुनौती है वह स्वतंत्रता के बाद सबसे बड़ी चुनौती थी। यदि एकता को नहीं बनाया रखा जाता तो हमारा जो देश है आज 2 भागों में टूटा है, अर्थात पाकिस्तान बना है, कल हमें अनेक भागों में विभाजित होते दिखाई पड़ता। ठीक है, जैसे पंजाब राज्य से पंजाब देश शायद बन जाता, गुजरात से गुजरात देश बन जाता। इसलिए सबसे जो बड़ा चुनौती था वह चुनौती था राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने की चुनौती। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा जो पॉइंट है, लोकतंत्र को कायम रखने की चुनौती। किस प्रकार हम लोकतंत्र को कायम करेंगे, लोकतंत्र का गठन करेंगे, जिससे जो हमारा देश है, प्यारा देश भारत, वो सुचारू ढंग से चल पाए, विकास कर पाए। ठीक है, विकास के पथ पर दौड़ पाए।
तीसरा जो आपका समस्या था वह समस्या था सभी वर्गों का विकास, अर्थात एक ऐसे संविधान का रचना करना था जिसमें सभी वर्गों को विकास हो सके, ना कि कुछ तबकों को। देखिए, जो देश भारत है इसमें अधिकांश हिंदुओं की संख्या है, तो हमें ऐसे संविधान का रचना नहीं करना था जिससे सिर्फ हिंदू समुदाय को ही उससे फायदा हो, बाकी के समुदाय उनसे लाभ ना हो। जैसे मुस्लिम के लिए लाभ नहीं हो, सिख के लिए नहीं हो, जैन के लिए नहीं हो। यदि इनको समानता से लाभ नहीं मिलेगा तो ये आगे चल करके क्या होगा, टूट जाएगा। इसलिए हमें एक ऐसे संविधान का गठन करना था जिनसे सभी वर्गों के लोगों को समान रूप से लाभ प्रदान हो, अर्थात उस लाभ से सभी लोग क्या कर सके, तो विकास कर सके। ठीक है, तो मुख्य तौर पे जो आज़ादी के बाद जो चुनौती था वो चुनौती ये 3 चुनौती था। राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने की चुनौती, लोकतंत्र को कायम रखने की चुनौती, सभी वर्गों का विकास करने की चुनौती। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम आते हैं दूसरे प्रश्न पे। हमारा जो दूसरा प्रश्न है यह प्रश्न है, भारत में विविधता में एकता है, अर्थ स्पष्ट कीजिए। मैंने अभी अभी कहा कि हमारा देश विविधता से भरा हुआ है, अर्थात हमारे देश में अनेक धर्म के लोग रहते हैं। हिंदू भी रहते हैं, मुसलमान भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, ईसाई भी रहते हैं, जैन भी रहते हैं। इसके अलावे अन्य छोटे छोटे धर्म भी हैं, जैसे कबीरपंथी हो गया। ठीक है, इसके बावजूद यदि मैं बात करूं, अनेक समुदाय के लोग न रहते हैं, जनजाति, आदिवासी, मुंडा। इनके अलावे और बात करूं, इसमें देखिएगा तो अनेक प्रकार का जातियां हैं। कोई ब्राह्मण है, कोई राजपूत है, कोई मल्लाह है, तो कोई चमार है, तो कोई डोम है। ठीक है, विविधता भरा हुआ है। अनेक भाषा का विविधता है, कोई मैथिली बोलता है, कोई भोजपुरी बोलता है, कोई ठेठी बोलता है। ठीक है, कोई बांग्ला, तो कोई तमिल, कोई गुजराती, कोई राजस्थानी, कोई कश्मीरी, कोई हिंदी। कितना भाषा का विविधता है, बहुत सारा। तो ये जो विविधता है हमारे देश में भरा हुआ है। संस्कृति का विविधता, वेशभूषा का विविधता, कोई साड़ी पहनता है तो कोई घाघरा और चोली पहनता है, कोई धोती पहनता है तो कोई लुंगी पहनता है। इतना विविधता देश में जो भरा हुआ है, ये जो विविधता से भरा देश में एकता लाना काफ़ी ज़्यादा क्या था, महत्वपूर्ण था, जिससे सभी लोग एक साथ खुशी खुशी रहे, मानो वे एकता के अदृश्य बंधन में क्या हो सके, तो बंध सके। इसलिए तो हमारे जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा कि भारत में भले ही विविधता है लेकिन इस विविधता में क्या है, तो प्यारे बच्चों एकता है। ठीक है, इसे मैंने कल भी आपको काफ़ी अच्छे से समझाया था। ठीक है, आज मैं आपको PDF फाइल में बता रहा हूँ। तो इसका उत्तर आपको कुछ इस प्रकार से देना है। हमारा प्यारा देश भारत एक विशाल देश है जिसमें अनेक धर्मों, समुदायों, संस्कृतियों, जातियों, संप्रदायों, भाषाओं आदि के लोग रहते हैं। हमारे देश में विविधता, हमारे देश भारत में इतना विविधता होने के कारण भी यहाँ हो जाएगा। ठीक है, भी आप लोग जोड़ दीजिएगा, कारण भी सभी लोग एक साथ खुशी खुशी रहते हैं। ठीक है, जैसे मानो वे एकता के अदृश्य बंधन से बंधे हो। ठीक है, इसलिए नेहरू ने कहा कि भारत में विविधता में क्या है, तो एकता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों हमारा यहाँ दूसरा प्रश्न आपका हो चुका है। अब हम आते हैं तीसरे प्रश्न पे। तीसरा जो हमारा प्रश्न निकल कर के आता है वह प्रश्न है, शरणार्थी कौन थे तथा उनका पुनर्वास कैसे किया गया। मैंने इस प्रश्न को भी लेक्चर के वीडियो में काफ़ी अच्छे से समझाया था। वह पॉइंट था विभाजन, विस्थापन तथा पुनर्वास। उस पॉइंट के अंतर्गत मैंने आप सभी को कहा था कि पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू, ठीक है, आज़ाद जब हमारा देश भारत हुआ था, आज़ादी के बाद जब विभाजन हो रहा था, तो पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू अपने प्राणों की रक्षा के खातिर उन्होंने भारत में शरण लिया। क्या लिया? शरण लिया।
इसलिए चूंकि वो शरण लिया भारत में, इसलिए वो क्या कहलाए, तो शरणार्थी कहलाए। ठीक है, तो शरणार्थी कौन थे, तो पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू अपने प्राणों की रक्षा के खातिर भारत में आकर के अपना शरण लिया, इसलिए वे शरणार्थी कहलाए। अब पाकिस्तान से वो भारत आया तो सब कुछ अपना घर द्वार तो छोड़ करके आएगा। ठीक है, जैसे तैसे बेचारा आया। ठीक है, अब इसका पुनर्वास भी तो करना जरूरी है, यानी रहने के लिए हमें कोई से घर देना है, कोई रोजगार देना है जिससे वो कमा उमा सके, अपना जीवन यापन चला सके। तो इसके पुनर्वास के लिए सरकार ने अनेक कार्य किए। सरकार ने उन्हें आर्थिक मदद आपको दिया, सरकार ने उन्हें नौकरियां दी, मकान बनवा दिए। ठीक है, कोई काम धंधा चलाने के लिए वित्तीय सहायता दिया, तथा जनता ने भी इस काम में काफ़ी बढ़ चढ़ करके भाग लिया। ठीक है, मैंने इस प्रकार से आप सभी को काफ़ी अच्छे से समझाया था, इसलिए इसका जो उत्तर होता है मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ। शरणार्थी कौन थे, उनका पुनर्वास कैसे किया गया, तो इसका उत्तर हो जाएगा 1947 में भारत का विभाजन हुआ। पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं ने अपने प्राणों के रक्षा की खातिर भारत में शरण ली। ठीक है, पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थियों ने पश्चिम बंगाल वो असम में शरण ली, तो पश्चिमी पाकिस्तान से आने वाले लोगों ने पूर्वी पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश आदि में शरण ली। मैंने आपको ये भी बताया था मैप बना करके। ठीक है, सरकार ने उन्हें रहने को मकान दिए, नौकरियां दी, कोई काम धंधा चलाने हेतु वित्तीय सहायता दी गई। जनता ने भी इस काम में बहुत सहयोग दिया। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, लघु का हमारा तीसरा प्रश्न हो चुका है। अब हम आते हैं चौथे प्रश्न पे। हमारा जो चौथा प्रश्न निकल कर के आ रहा है वह प्रश्न है, किन 4 देशी रियासतों का भारतीय संघ में विलय अन्य की तुलना में अधिक कठिन साबित हुआ। मैंने काफ़ी अच्छे से आपको बताया था, इस पॉइंट को मैंने बताया था रजवाड़ाओं का विलय। ठीक है, रजवाड़ाओं के विलय पॉइंट में काफ़ी अच्छे से आप सभी को समझाया था। तो प्यारे बच्चों, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 4 देशी रियासतों का भारतीय संघ में विलय अन्य की तुलना में कठिन साबित हुआ, जो निम्नलिखित है। जो क्या है प्यारे बच्चों, तो निम्नलिखित है। पहला है आपका जम्मू कश्मीर, दूसरा है दूसरा है हैदराबाद, तीसरा है जूनागढ़ और चौथा है मणिपुर। मैंने आप सभी को बताया कि कैसे हैदराबाद भारत का अभिन्न अंग बना, कैसे मणिपुर भारत का अभिन्न अंग बना, कैसे जूनागढ़ बना, लेकिन जम्मू कश्मीर को मैंने नहीं बताया, क्योंकि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग कैसे बना इसको आपको अध्याय 8 में पढ़ना है। ठीक है, तो ये भी प्यारे बच्चों समझ गए, इन 4 देशी रियासत को भारतीय संघ में विलय अन्य की तुलना में अधिक कठिन साबित हुआ था। कैसे कठिन साबित हुआ था वो मैं आपको लेक्चर क्लास में काफ़ी अच्छे से बता दिया। यदि आपने लेक्चर की वीडियो नहीं देखे हैं तो आप अवश्य रूप से लेक्चर का वीडियो देख लें। ठीक है, अब हम आते हैं 5वें प्रश्न पे। हमारा जो 5वां प्रश्न निकल कर के आ रहा है, द्विराष्ट्र का सिद्धांत क्या है, या द्विराष्ट्र सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। ठीक है, बात बराबर, द्विराष्ट्र का सिद्धांत क्या है या द्विराष्ट्र सिद्धांत से आप क्या समझते हैं, ये दोनों प्रश्न एक ही प्रश्न है। प्यारे बच्चों, मैंने आप सभी को कहा था कि द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन मुस्लिम लीग की ओर से अली जिन्ना ने प्रस्तावित किया था। कौन किया था, तो अली जिन्ना ने प्रस्तावित किया था। ये जो सिद्धांत है द्विराष्ट्र सिद्धांत, इसके अनुसार मुस्लिम लीग के तरफ से अली जिन्ना कहते हैं कि भारत जो है किसी एक कौम का नहीं है, भारत किसी एक कौम का नहीं है, अर्थात किसी एक धर्म का नहीं, कौम का मतलब होता है धर्म, बल्कि भारत 2 कौमों का है। वह 2 कौम है, हिंदू और मुसलमान। ठीक है, इसी सिद्धांत के तहत, द्विराष्ट्र सिद्धांत के तहत मुस्लिम लीग ने मुसलमान के आधार पर पृथक एक राष्ट्र की मांग की। वह मांग क्या था, पाकिस्तान, जिसे वो बाद में क्या किया, तो स्थापित करके एक
नया देश बनाया भारत को विभाजित करके, ठीक है। तो इसलिए इसका उत्तर कुछ इस प्रकार से आपको लिखना है। द्विराष्ट्र सिद्धांत की बात मोहम्मद अली जिन्ना ने प्रस्तावित की थी। इस सिद्धांत के अनुसार मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा, भारत किसी एक कौम होगा, काम लिखा गया, किसी एक कौम का नहीं है, कौम मतलब धर्म, किसी एक कौम का नहीं है, बल्कि हिंदू और मुसलमान नाम की दो कौम का है, ठीक है, यानी दो धर्म का है। द्विराष्ट्र सिद्धांत के आधार पर मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र पाकिस्तान की स्थापना की गई, ठीक है। अर्थात जो पाकिस्तान देश बना है वह देश द्विराष्ट्र सिद्धांत के ही आधार पर बना है, ठीक है, क्योंकि इसी सिद्धांत के आधार पर मुस्लिम लीग के तरफ से मुसलमानों के आधार पर जहां बहुल संख्या था उसे पाकिस्तान देश बनाया गया, ठीक है। अब जो छठा जो प्रश्न आपका निकल रहा है, सामाजिक और आर्थिक न्याय क्या है, या सामाजिक और आर्थिक न्याय का क्या अर्थ है। देखिए, आज़ादी के बाद जो तीन जो समस्या था, एकता का, लोकतंत्र स्थापित करने का, सभी वर्गों का विकास का, ये तो तीन तो था ही। इसके अलावा भी बहुत सारा समस्या था, जैसे गरीबी का समस्या, बेकारी का समस्या, भूखमरी का समस्या, रोगों का समस्या, बहुत सारा समस्या था। तो उस समस्या को दूर करने के लिए सरकार ने क्या किया, सरकार ने आर्थिक न्याय प्रारंभ किया, ठीक है। क्या किया, आर्थिक न्याय। इस न्याय के तहत सरकार ने कल्याणकारी प्रावधान है वह धान प्रारंभ किया, जिससे अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के लिए जो है कुछ आरक्षण की व्यवस्था की गई, ठीक है। इसलिए इसे हम आर्थिक न्याय या सामाजिक न्याय के नाम से जानते हैं। तो इसका उत्तर कुछ इस प्रकार से देना है, देश में रहने वाले पिछड़े व दुर्बल वर्गों का विकास होना जरूरी है, इसलिए संविधान में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा सामाजिक व शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े अन्य वर्गों के कल्याण हेतु आरक्षण की व्यवस्था की गई। नेहरू ने कल्याणकारी राज्य के प्रतिमान को सराहा, जिसका ध्येय गरीबी, भूखमरी, बेकारी, बीमारी जैसे रोगों का निराकरण करना है। नेहरू का यही आग्रह बना रहा कि सामाजिक व आर्थिक न्याय के बिना देश में राष्ट्र निर्माण ध्येय सिद्ध नहीं हो सकता है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के आर्थिक और सामाजिक न्याय में आप देखिएगा कि जितने भी पिछड़े दलित वर्ग है, जैसे पिछड़े वर्ग कहिए या दुर्बल वर्ग कहिए, उनका विकास होगा तभी तो देश का विकास होगा ना। तो उनके लिए जो आरक्षण का व्यवस्था किया गया था, जिससे भूखमरी, गरीबी, बीमारी जैसे समाप्त हो, ठीक है। इसलिए आर्थिक, अब देखिए, इस आर्थिक न्याय के बिना देश का निर्माण होना यह क्या था, असंभव वाली बात था, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो प्रश्न आता है कि भाषा नीति से आप क्या समझते हैं, या भाषा नीति आपको क्या है, ठीक है। तो देखिए प्यारे बच्चों, जो भाषा जो होता है, भाषा से ही किसी जन की समूह की पहचान होती है, भाषा से ही। यदि मैं बात करूं तमिलनाडु का, तो तमिल भाषा से उसका पहचान है, ठीक है। आंध्र प्रदेश का तो तेलुगु भाषा से पहचान है, ठीक है। तो इसका उत्तर कुछ इस प्रकार से आपको देना है। एक साझी राष्ट्रीय भाषा का होना आधुनिक राज्य का एक प्रमुख लक्षण है। भाषा लोगों में भावात्मक एकता उत्पन्न करती है, ठीक है। जो राष्ट्र निर्माण वो उसके सशक्तिकरण वह नहीं होगा, वो उसके सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भाषा से ही किसी जन समूह की पहचान होती है, ठीक है। देखिएगा, इसी भाषा के तो कारण जो है आपका आंध्र आंदोलन हुआ था। उन्होंने कहा था कि हमें तेलुगु भाषा के आधार पर एक नया राज्य चाहिए, और अंत में एक राज्य भी बना जिसे हम आंध्र प्रदेश के नाम से जानते हैं, जो कि भाषा के आधार पर आपको बनाया गया, ठीक है। मैंने आप सभी को बताया। उसी प्रकार यदि मैं बॉम्बे की बात करूं, तो बॉम्बे के ऊपर वाले क्षेत्र में गुजराती भाषा बोला जाता था, जबकि निचले वाले क्षेत्र में मराठी भाषा बोला जाता था।
तो गुजराती भाषा के आधार पर गुजरात राज्य बनाया गया 1960 में। इसी प्रकार पंजाब में भी जिस क्षेत्र में हिंदी भाषा बोला जाता था तो 1966 में हिंदी भाषा को लेकर के पंजाब से अलग करके हरियाणा राज्य बनाया गया। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न निकल करके आता है, यह लास्ट प्रश्न है। 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम पर संक्षिप्त नोट लिखें। ठीक है प्यारे बच्चों, 1956 के राज्य पुनर्गठन, मैंने राज्य पुनर्गठन पॉइंट को आप सभी को अच्छे से बताया। मैंने कहा कि भाषा के आधार पर सबसे पहले मद्रास प्रांत के ऊपरी वाले भाग में जहां तेलुगु भाषा बोला जाता था, उस तेलुगु भाषा के लिए लोगों ने क्या कहा कि एक राज्य चाहिए। राज्य बनाने के लिए लोगों ने क्या किया, आंध्र आंदोलन प्रारंभ किया। आंध्र आंदोलन का नेतृत्व पोट्टी जी कर रहे थे। पोट्टी जी का एक ही कथन था, मुझे भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य चाहिए। इसके लिए उन्होंने 56 दिन का भूख हड़ताल किया और अंत में 56 दिन के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है, जिस कारण हिंसा काफ़ी बढ़ जाता है और अंत में सरकार को झुकना पड़ जाता है। सरकार ने दिसंबर 1952 में यह घोषणा करती है कि अब मैं भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य को बनाने जा रहा हूँ। ठीक है, चूँकि राज्य का नाम आंध्र प्रदेश इसलिए रखा जा रहा है क्योंकि आंदोलन जो चलाया गया था वो आंध्र आंदोलन था। ठीक है, अब घोषणा तो कर दिया कि राज्य बनाना है, तो राज्य बनाने के लिए सरकार ने एक राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना किया। तो राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में स्थापित हुआ। ठीक है, मैंने आपको समझाया था। उनके अध्यक्ष जो बनाए गए थे वो न्यायमूर्ति फजल अली को बनाए गए थे। तो न्यायमूर्ति फजल अली ने अपना रिपोर्ट 1955 में दिया था। अपने रिपोर्ट में उन्होंने बताया कि हुजूर, जहाँ तक हमको लग रहा है भारत में 19 से 16 नए राज्य बनाने चाहिए। ठीक है, जबकि 3 केंद्र शासित प्रदेश। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उनके रिपोर्ट में कुछ बदलाव करके नए 14 राज्य बनाए। अब जो 14 राज्य जो बनेगा इसके लिए एक अधिनियम जारी करना था, इसीलिए 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पास हुआ। ठीक है, 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पास हुआ। इसके कारण देश में 14 राज्य बनाए गए तथा 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। ठीक है, समझ गए। इसी के आधार पर आपको क्या क्या बनाया गया, इसी के आधार पर 14 राज्य बनाया गया। लेकिन अंत में क्या हुआ, आंदोलन फिर से भड़क गया और 1960 में ये बम्बई को फिर से विभाजन होना पड़ा। तो बम्बई को विभाजित करके ऊपरी वाले क्षेत्र को गुजरात राज्य बनाया गया, जो लोग गुजराती बोलते थे। इसी प्रकार पंजाब को भी विभाजित किया गया। तो उत्तर आपको कुछ इस प्रकार से देना है। फजल अली आयोग की रिपोर्ट 1955 में आई, जिसके आधार पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम पास हुआ। ठीक है, यह बना। इसके तहत भारत में भाषाई आधार पर 14 राज्यों का निर्माण किया गया तथा 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। बॉम्बे और पंजाब को द्विभाषीय राज्य बनाया गया, इसलिए वहाँ विरोधी आंदोलन हुए, जिनके फलस्वरूप उनका विभाजन करना पड़ा। ठीक है, 1960 में गुजराती भाषी लोगों का गुजरात राज्य बना। ठीक है, तथा 1966 में पंजाबी का हिंदी भाषी क्षेत्र अलग करके हरियाणा राज्य बना। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ कि लघु प्रश्न उत्तर आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो आंख मूंद करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन नहीं कर रखा है तो अवश्य रूप से पेड कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। पूरे साल का 5 विषय का मात्र 1500 रुपये लग रहे हैं। 1500 रुपये कोई बड़ा चीज़ नहीं होता है। पूरे साल का मैं आपको ले रहा हूँ, 20 लेकर के एग्ज़ाम होने तक का लाइव क्लासेस के साथ साथ PDF फाइल में सब कुछ दिया जाएगा। तो यदि जुड़ना चाहते हैं आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 70 61 50 45 52। बस इस नंबर पे कॉल कर लेना है और पूछ लेना है कि सर हमें कैसे ज्वाइन करना है पेड कोर्स में। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मैं आप सभी को दीर्घ प्रश्न उत्तर समझा करके इस अध्याय
को मैं क्या करूँगा, सब्जेक्टिव का काम ख़त्म कर दूंगा, फिर जो हमारा ऑब्जेक्टिव बच जाएगा, फिर ऑब्जेक्टिव का काम ख़त्म करने के बाद मैं डाउट क्लास प्रारंभ कर दूंगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय बिहार, जय बिहारी। आप सभी कोई कमेंट में यदि बिहारी हैं, सच्चे बिहारी हैं तो अवश्य रूप से लिखिए जय बिहारी।